तो अब देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कार्टी ने। कार्टी नामक जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, इसने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, कार्टी ने। इसके बाद डुजार्डिन वैज्ञानिक आए, डुजार्डिन ने सारकोट नाम दिया इसे। पुरकिंजेफ जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। हक्सले नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया इसको, कि ये जीवन की भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया। पीएच इसका जो होता है 6.8 होता है इसका। ये अकेला ये प्रोटोप्लाज्म जो है सेल की एक जीवित पार्ट होता है, ट्रूली अलाइव पार्ट होता है, जीवित पार्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक एक्टोप्लाज्म जो बाहर की साइड में होता है, एंडोप्लाज्म जो भीतर की साइड में होता है। एक्टोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरल प्लाज्म पार्ट भी कहलाता है, पेरिफेरी की साइड में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में होता है, और साइटोजेल भी कहते हैं इसे। एंडोप्लाज्म जो होता है भीतर सेंटर वाले भाग में होता है, इसलिए सेंट्रल पार्ट भी कहलाता है ये, और साइटोसोल कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म में जो साइटोसोल और साइटोजेल जो होता है वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। मेजर कंपोजिशन जो है इसका कौन कौन सा है? वाटर और प्रोटीन है, जो दोनों मिलकर एक कोलाइड की संरचना बनाते हैं, कोलाइडल संरचना बनाते हैं। एलिमेंट कंपोजिशन क्या है इसमें? ऑक्सीजन 62% होती है, कार्बन 20% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, नाइट्रोजन 3% होता है, और कैल्शियम 2.5% होता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है, इसलिए मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन इसमें होती है। मॉलिक्यूल कंपोजिशन जो है इसके कौन कौन से हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल कंपोजिशन, मैक्रोमॉलिक्यूल कंपोजिशन कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं इसमें। वाटर जो है, वाटर होता है इसमें 70 से 75%, 70 से लेकर 75% तक जो वाटर होता है इसमें। प्रोटीन जो होती है 20% जो होती है वो प्रोटीन होती है इसके अंदर। न्यूक्लिक एसिड 5% होता है, न्यूक्लिक एसिड 5% होता है इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, और लिपिड 2% होता है, लिपिड 2% होता है। इसके बाद लास्ट बचा आयंस, जो 1% आयंस होते हैं इसमें, 1% आयंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद अब देखते हैं हम थ्योरी ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो कौन कौन सी थ्योरीज इसमें दी गई हैं? कोलॉइडल थ्योरी, कोलॉइडल थ्योरी किसने दी है? ये दी है विल्सन और फिशर ने, विल्सन और फिशर, इन दोनों ने मिलकर कोलॉइडल थ्योरी दी है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, एक कोलॉइडल स्टेट में होता है प्रोटोप्लाज्म, ये बताया था विल्सन और फिशर ने। रेटिकुलर थ्योरी, रेटिकुलर थ्योरी में क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म जालवत होता है, नेट के रूप में होता है, रेटिकुलेट फॉर्म में होता है। ये बताया था हॉस्टीन ने, हॉस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था। फाइब्रिलर थ्योरी, फाइब्रिलर थ्योरी में क्या है कि इसमें फाइबर के रूप में वो साइटोप्लाज्म, वो प्रोटोप्लाज्म फाइबर के रूप में होता है। फ्लेमिंग ने इस बात को बताया था, फ्लेमिंग ने इसको बताया था। एल्वियोलर थ्योरी, इसके बाद आता है एल्वियोलर थ्योरी। एल्वियोलर थ्योरी में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एल्वियोलाई के रूप में होता है, गोल गोल
एल्वुलाई के रूप में होता है। तो इसको बताया था बुशली ने। बुशली नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था। ग्रेनुलर थ्योरी इसके बाद आती है। ग्रेनुलर थ्योरी में जो प्रोटोप्लाज्म है वो ग्रेन्यूल्स, दानों के रूप में होता है, ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है। इस बात को बताया था इसमें अल्टमान ने इसको बताया था। इसके बाद आता है क्रिस्टेलो कोलाइडल। क्रिस्टेलो कोलाइडल थ्योरी, इसमें क्या है कि ये बताया था कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने। कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेबल है कॉलिकर की थ्योरी, और इसे कॉलिकर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। इसमें मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट दो प्रकार का मूवमेंट होता है। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट में दो प्रकार का मूवमेंट होता है, एक होता है साइक्लोसिस और एक होता है साइक्लोसिस और एक होता है रोटेशन मूवमेंट। दो प्रकार का हो गया साइक्लोसिस और रोटेशन। साइक्लोसिस मतलब गोल गोल घूमना, या फिर इसे कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइक्लोसिस में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। इसमें साइकिल के रूप में गोल गोल इसमें घूमता रहता है साइटोप्लाज्म। ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाया जाता है साइक्लोसिस विधि। रोटेशन विधि होती है, तो रोटेशन भी दो प्रकार की होती है। रोटेशनल विधि जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो होती है सेल्स ऑफ हाइड्रा की सेल्स में पाई जाती है। हाइड्रिला जो पौधा होता है उसकी सेल्स में क्लॉकवाइज रोटेशन पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म का, जबकि बैलिस्नेरिया की सेल्स में एंटी क्लॉकवाइज पाया जाता है। सेल्स ऑफ बैलिस्नेरिया के में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पाया जाता है और क्लॉकवाइज रोटेशन पाया जाता है हाइड्रिला में। और रोटेशन के अलावा, रोटेशन तो ये हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लोसिस विधि जो है, कहीं भी किसी तरह से मूवमेंट हो रही है, साइक्लोसिस घूम रहा है इसमें प्रोटोप्लाज्म, तो ये होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में इसे नहीं पाई जाती है। इसके बाद आती है प्रोटोप्लाज्मिक की प्रॉपर्टी। इसमें क्या क्या होती है प्रॉपर्टी से देख लीजिए। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट पाया जाता है इनमें। ब्राउनियन मूवमेंट इसके अंदर पाया जाता है। और दूसरा जो है वो है टिंडल इफेक्ट पाया जाता है।
टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। और तीसरा क्या है, ये जेल से सॉल में और सॉल से जेल में कन्वर्ट होता रहता है। ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर है सॉल जेल इफेक्ट, सॉल जेल इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। सॉल जेल में क्या है कि सॉल से जेल में और जेल से सॉल में ये कन्वर्ट होता रहता है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है और जो ब्राउनिन मूवमेंट है वो ब्राउनिन मूवमेंट तो वैसे होती है जैसे हम देखते हैं कि मतलब छोटे से छेद से अगर वो छेद से अगर प्रकाश लाइट आ रही है तो उसमें हम देखते हैं कि जो धूल के कण होते हैं वो इधर उधर जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं, ये ब्राउन मूवमेंट होती है। तो ये ब्राउन मूवमेंट भी शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं और जेल सॉल थ्योरी भी इसके जेल सॉल इफेक्ट भी इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है।